हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन क्वेश्चन को कवर किया है वह सभी क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने भूगोल के सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वह है कि धूमकेतु क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, कि शनि की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, कि बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, कि सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है। तो फ्रेंड देखिए, जो आपका धूमकेतु होता है यह शनि की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड होता है। जी हाँ दोस्तों, यह शनि का जो है कि परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड होता है। और जो शनि की दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं उसमें जो है कि यह घूमता रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होता है? जो हैली आपका धूमकेतु होता है यह कितने वर्ष बाद आपका प्रकट होता है? 67 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, कि 86 वर्ष बाद, कि 68 वर्ष बाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 76 वर्ष बाद। जी हाँ दोस्तों, हैली धूमकेतु जो है ये 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि तारा किसे कहते हैं? ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है, कि ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है, या ए और बी दोनों सही हैं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो तारा होता है यह जो है कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह जैसा कि आप जानते ही हैं कि सूर्य भी एक तारा है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जितने भी तारे हैं उनका अपना खुद का प्रकाश होता है। तो यह ऑप्शन पहला भी सही है। और दूसरा जो है वह है, कह रहा है कि ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो जो तारा होते हैं वह ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं। जैसे आप सूर्य को देखिए, सूर्य आपका एक तारा है लेकिन उससे जो है कि ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य क्या है? अभी हमने आपको बताया है कि सूर्य क्या है आपका? सूर्य आपका तारा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपको ज़्यादातर याद भी होगा कि किसको कहते हैं। पुच्छल तारा को कहते हैं, कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहते हैं, कि ध्रुव तारा को कहते हैं, कि शुक्र ग्रह तारा को कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ध्रुव को। जी हाँ दोस्तों, जो ध्रुव होता है वह हमेशा जो आपका उत्तर दिशा में चमकता रहता है। सब लोग कहते हुए देखो ध्रुव तारा चमक रहा है। तो वह ऑप्शन आपका थर्ड जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है? जो आकाश गंगा हमारी है पृथ्वी की, उसका आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य और 8 ग्रह से होता है, कि एक तारामंडल से होता है, कि अनेकों तारामंडल से होते हैं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है थर्ड वाला, अनेकों तारामंडल से। जी हाँ दोस्तों, जो आकाश गंगा का निर्माण होता है यह अनेकों तारामंडल मिल करके जो है आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मिल्की वे की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, आयताकार होती है, कि सर्पिलाकार होती है, कि वर्गाकार होती है? तो देखिए, जो मिल्की वे की आकृति है यह आपका सर्पिलाकार होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी आकृति जो है कि सर्पिलाकार होती है। और फ्रेंड्स, जो यह आपका मिल्की वे होता है यह रात्रि के समय आकाश में तारों के एक समूह की एक दुधिया पतली सी दिखाई देने वाली एक सर्पिलाकार मेखला होती है, जिसको कि हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। यह जो है कि रात में अगर आप देखेंगे तो एक दुधिया कलर की पतली सी जो है कि सर्पिलाकार
श्रृंखला दिखाई देती है। जब आपका बादल वगैरह नहीं रहते हैं आसमान में तब आपको दिखाई देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधान दिक्बिंदु किसे कहते हैं? केवल पूर्व और पश्चिम दिशा को, केवल उत्तर और दक्षिण दिशा को, केवल पूर्व और उत्तर दिशा को, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा को। तो देखिए जो प्रधान दिक्बिंदु होता है उसको जो है हम लोग कहते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा को हम लोग प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। यह लगभग 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिक् सूचक क्या है? दिशा सूचक यंत्र है, कि मानचित्र मापक है, कि ए और बी दोनों सही है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दिक् सूचक जो आपका है वह आपका दिशा सूचक यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, जो दिक् सूचक होता है यह आपका दिशा सूचक एक छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा जो होती है वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। आप शायद दिक् सूचक यंत्र भी देखे होंगे कि एक जो आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में आपका पाया जाता है मैग्नेट, उस चुंबकीय सुई उसमें लगी होती है और उसी के आधार पर वह काम करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानचित्र मापक किसे कहते हैं? दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी को, कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी को, कि ए और बी दोनों सही है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, क्योंकि जो मानचित्र मापक होता है या दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी को कहते हैं, और दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर जो मापी गई वास्तविक दूरी होती है उसी को हम लोग मानचित्र मापक कहते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लघु मापक या मापनी का प्रयोग कब किया जाता है? जो लघु मापक आपका होता है उसका प्रयोग हम लोग आमतौर पर कब करते हैं? जब छोटे क्षेत्रों को कागज़ पर दिखाना हो, जब पर्वतों को कागज़ पर दिखाना हो, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज़ पर दिखाना हो, ए और बी दोनों। तो देखिए जो लघु मापक होता है मापनी, उसका प्रयोग हम लोग तभी करते हैं कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को छोटे कागज़ पर दिखाना होता है। तो देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जो मानचित्र होता है उस पे जो है कि लिखा रहता है कि इतने बराबर इतना किलोमीटर, इतना बराबर इतना किलोमीटर। तो वही आपका लघु मापक होता है। लघु मापक मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को छोटे में दिखा देना। जैसे अब पृथ्वी की संरचना दिखानी कितना किलोमीटर है, तो उसको कागज़ पर ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उतना बड़ा कागज़। तो इसलिए उसका हम लोग पैरामीटर मान लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग उसको नाप लेते हैं और उसी चीज़ को दिखा देते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? लघु मापक मानचित्र कहते हैं, कि प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहते हैं, कि बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, जो लघु मापक मानचित्र होता है उसको ही हम लोग जो है कि दीवारी मानचित्र या एटलस मानचित्र भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? जो बृहद मापनी आपका आता है उसको जो है कि हम लोग किसको कहते हैं? भू संपत्ति मानचित्र को कहते हैं, कि नगर के प्लान को कहते हैं, कि स्थलाकृत जो मानचित्र है उसको कहते हैं, कि उपयुक्त में से कोई न, सभी को कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जी हाँ दोस्तों, जो बृहद मापनी होता है उससे हम लोग भू संपत्ति मानचित्र भी करते हैं, नगर का प्लान भी तैयार करते हैं, और स्थलाकृत मानचित्र भी उसी को कहते हैं। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि समोच्च रेखाएं क्या हैं?
समुच्च जो रेखाएं होती हैं वह क्या हैं आपकी, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखाएं, कि मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कि समुच्च रेखाएं मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो समुच्च रेखाएं होती हैं या आपका मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। समुच्च रेखाएं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है, शंक्वाकार है, बेलनाकार है कि वृत्ताकार है। तो पृथ्वी की जो आकृति है वह आपका जियोइड है। जी हाँ दोस्तों, गोल नहीं है पृथ्वी, इसकी आकृति कुछ इस तरह से है, तो इसलिए हम लोग इसको जियोइड बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की कि 1 प्रकार की। तो देखिए जो भौगोलिक ग्रिड होता है उसमें जो रेखाएं होती हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक आपका अक्षांश रेखा होती है और एक आपका देशांतर रेखा होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, कि दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को। जी हाँ दोस्तों, दोनों ध्रुवों के बीच जो समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको ही हम लोग जो है कि विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, कि जो है कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा को, कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे ही हम लोग जो है कि अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यह पूछ भी देता है, तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 110.5 मील, 111.9 किलोमीटर, 111.7 मील। तो देखिए जो भूमध्य रेखा पर हम लोग 1 डिग्री ड्रा करते हैं वह जो आपका होता है वह 111 किलोमीटर के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, वह आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह तो लगभग 7 से 8 बार आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा पर जो 1 डिग्री अक्षांश होता है उसकी जो लंबाई होती है वह 111 किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स यह कुछ इम्पोर्टेंट आपके भूगोल के एमसीक्यू थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स हमने इसके पहले भी 2-3 वीडियो बनाया है जिसमें कि जो प्रीवियस ईयर भूगोल के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को कवर किया है, तो आप वह वीडियो भी देख लीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भूगोल के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और जिनके आने के चांसेस हैं उस पर हम रोज़ जो है कि एक न एक वीडियो आपको बना करके अपलोड करेंगे चैनल पर। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वह वीडियो आपको मिल सके।
तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।